अच्छा मैम। अच्छा, ये जो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इससे पहले हमने लिक्विडिटी एनालिसिस को डिस्कस किया था, वो जो जिसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देख रहे होते हैं कि कंपनी के पास की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को कवर करेगी इन शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स के थ्रू। ठीक है, ये नॉर्मली हम देख रहे होते हैं इन द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को देखने के लिए। अगर आप सॉल्वेंसी की बात करें तो वो सॉल्वेंसी फिर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, वो सेगमेंट भी हमने भी करना है। दो के करीब सेगमेंट्स अभी और हैं जो हमने करने हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म डेट से रिलेटेड है और एक और है, वो हम करेंगे और देन हम इसे कंक्लूड करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है जिस तरह लिक्विडिटी एनालिसिस ज़रूरी है। एक तो चीज़ ये अंडरस्टैंडिंग ये है ना कि इट्सेल्फ एक कंपनी है, उसकी आपने वैल्यूएशन करनी है, या आपने क्रॉस कंपनी एनालिसिस करना है, या आपने विद इन कंपनी डिफरेंट ईयर्स का ट्रेंड देखना है। तो उसमें भी आपको ये देखने होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर मैं क्रेडिटर हूँ देन स्टिल मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस और जो लॉन्ग टर्म जो एनालिसिस है वो करना ज़रूरी है। समटाइम्स जो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंक्स के, उनके उनका एक स्पेसिफिक कुछ रेशियोज़ होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं, जो उनके लिए जो समझते हैं कि वो ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, बैंक है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी क्योंकि उनके रिस्क एक्सपोजर डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जो कंपनीज़ हैं उनके रिस्क एक्सपोजर डिफरेंट होते हैं, तो उन्होंने अपनी एक प्री सेट फॉर्मेट बनाया होता है कि उसके अकॉर्डिंगली वो उसमें चेक करते हैं कि क्या ये कंपनी इस काबिल है कि इसे लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। नॉर्मली बैंक्स में एसेट साइड में ये चीज़ें देखी जा रही होती हैं। समटाइम्स क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड में भी जब आपने लोन देना होता है किसी कस्टमर को, फॉर एग्जांपल जैसे कंज्यूमर लोन है या जैसे कार लोन है, इस किस्म की चीज़ों में भी ये इन्हीं रेशोज़ को कैलकुलेट करके समटाइम्स वो देखते हैं कि क्या कैपेबिलिटी है कस्टमर की कि उसको दिया जाना चाहिए लोन या नहीं। तो ये बेसिक्स बात है इसमें। एक तो चीज़ ये उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से, क्रेडिटर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो है वो रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेशोज़ इस सेगमेंट पे जो एम्फोसिस है वो इसलिए भी है क्योंकि जब आप एक तो ये पार्ट है ना जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग स्टडी करेंगे और कंपनी एनालिसिस के हवाले से आप लोग स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कंपनी क्या पोजीशन है। एक इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसकी और लिक्विडिटी रेशोज़ की और डेट रेशोज़ की, और जो अभी एक और सिर्फ 4 टोटल हमने पोर्शंस कवर करेंगे वो जो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें इनकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मली जब आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे, अभी आप मेरे ख्याल से 6th में हैं, तो अभी आप 7th और 8th में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि रिसर्च स्टडी करनी होती है आपको। तो जब रिसर्च पेपर लिखते हैं, खासतौर जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो जब भी कोई रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं तो उसमें आपने यही देखना होता है कि फर्म की लिक्विडिटी का इम्पैक्ट क्या है प्रॉफिटेबिलिटी पे, फर्म की जो डेट कैपेसिटी है उसका, फर्म की जो कैपिटल बजटिंग है उसका क्या इम्पैक्ट है फर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह मैयर की जाती है वो इन रेशोज़ के थ्रू मैयर की जाती है। इन रेशोज़ को देख के, इन रेशोज़ में से आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी रेशो अप्रोप्रिएट रहेगी, वो आप यूज़ करते हैं। जो भी आपकी मतलब किसी एक रेशो पे बेस बनाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी रेशोज़ ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बता रही होती हैं। ज़्यादा रेशोज़ इसलिए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज़्यादा एम्फोसाइज़ करूँगी, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैं जस्ट आपको बता दूँगी कि ये भी होती हैं। मकसद ये है कि देखो एक एक ही मैयर है, एक ही टारगेट एक ही है कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है, उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि हो सकता है कि कोई एक एरिया आपका मिस ना हो, कोई भी साइड आपकी मिस ना हो, हर तरह से उसको कवर किया है इन रेशोज़ के थ्रू। पर्पज़ एक ही है कि आपने चेक करना है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन क्या है। स्टेटमेंट्स 2 की मेन स्टेटमेंट्स हैं इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनकम स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा और बैलेंस शीट का इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत हवालों से लिक्विडिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी और जो आगे हम सॉल्वेंसी एनालिसिस पढ़ेंगे या जो लीवरेज एनालिसिस होगा वो उस हवाले से ये रेशोज़ बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के हवाले से, ना सिर्फ एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, बल्कि आपके रिसर्च के काम में भी आगे आपकी ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। अभी मैं बल्कि आपको एक दो मुझे याद कराइएगा एंड में, अगर मैं भूल गई आपको मैं एग्जांपल्स भी दूँगी कि कुछ लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो इसी तरह इन्हीं रेशोज़ का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं। तो ये अभी से बेस बिल्ड होगी तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी, समझने में मुश्किल नहीं होगी। एक तो ये चीज़ है। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये क्या है बेसिकली? सबसे पहले देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आप कंपनी की कैपेसिटी देखते हैं कि वो अपनी जो अर्निंग्स हैं उनको उसकी कितनी एबिलिटी है, क्या वो अच्छी तरह से मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं, या उसको स्ट्रगल कर रही है। वो ऐसा है कि पिछले साल उसकी जो ईपीएस थी वो कम थी, इस साल और कम हो गई है, वो डिक्लाइनिंग है, उसका ट्रेंड देखते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है देखते हैं कि क्या है, अर्निंग कैपेबिलिटी देखी जाती है। नॉर्मली अगर विद इन कंपनी एक कंपनी के बारे में देख रहे हैं तो कुछ सालों का ट्रेंड देख के पता चल जाता है। अगर हम क्रॉस कंपनी कंपैरिजन करें तो फिर हमें उसको ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री एवरेज से अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चल जाता है। तो ये डिफरेंट इसके पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बात ये है कि जो भी रेशो आप इस्तेमाल करें, जब तक आप उसे कंपैरेटिवली किसी के साथ देखें, रिलेटिव उसकी वैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या तो विद इन कंपनी आपने एक रेशो को कंपेयर ज़रूर करना है, कंपेयर नहीं करेंगे तो उसको रेशो निकालने का कोई फ़ायदा। आपको कैसे पता चलेगा कि इसका बेंचमार्क के साथ से एक्सीड कर रहा है या कम हो रहा है, अच्छी है या बुरी है, ये तो कंपैरिजन से ही पता चलता है। तो विद इन कंपनी हो या क्रॉस कंपनी हो या इंडस्ट्री एवरेज हो,
देयर मस्ट बी सम बेंचमार्क जिसके साथ आप इसे कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक सी बात है इसमें। फिर दूसरी चीज़ ये है, देखो नॉर्मली अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो प्रॉफिट जब निकलता है, कंपनी प्रॉफिट अपना डिक्लेयर करती है नेट इनकम के थ्रू, तो हम उसको 2 तरीकों से डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप डिविडेंड दे देते हैं शेयर होल्डर्स को। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कैपिटल गेन में शेयर उसको रिटेन कर लेते हैं, अर्निंग्स को रिटेन करके दोबारा रीइन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल गेन आप दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कि उनकी जो शेयर प्राइस से अप्रिशिएट हो जाती है, मतलब उसमें वो कैपिटल गेन रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों सूरतें आपके लिए बेहतर हैं, ज़रूरी हैं। एक तो शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से तो ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर एट द एंड अल्टीमेटली दे आर गेटिंग द डिविडेंड्स, दे आर गेटिंग द कैपिटल गेन अल्टीमेटली। एक तो उनको ये फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कंपनी एक प्रॉफिटेबल है तो क्रेडिटर्स के लिए भी एक अच्छा एक सिम्टम है, क्रेडिटर्स के लिए भी एक अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑब्वियसली जो वो उन्हें पैसे देंगे तो कंपनी देयर आर चांसेस कि कंपनी उसको डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, तो डिफ़ॉल्ट जो रिस्क है ना वो क्रेडिटर्स का कम हो जाता है इसमें। तो ये इसमें देखने वाली बात है। फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बात बताई कैपिटल गेन वाली, वो इस मार्केट प्राइस से रिलेटेड है। फिर जैसे कंपनी अगर अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उसको रिटेन रखती है और वो इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डर्स को नहीं देती डिविडेंड के तौर पे, तो वो उसे री इन्वेस्ट कर लेगी। जब री इन्वेस्ट करेगी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी, मार्केट प्राइस भी बढ़ती है, कैपिटल गेन भी बढ़ता है। तो ये बेसिकली फ़ायदा है आपके शेयर होल्डर्स के लिए। बोथ वेज दे गेट द बेनिफिट, क्रेडिटर्स के लिए भी ये बेनिफिट है, इनका डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाता है। तो ये उस इस तरह से भी है। अब ये सारी की सारी जो रेशोज़ हैं, जैसे देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, कुछ लिस्ट आउट मैंने किए हैं कि ये मैक्सिमम जो रेशोज़ हैं जो कि इस हेड में आती है, इस कैटेगरी में आती हैं, वो ये है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है, टोटल एसेट टर्नओवर है, रिटर्न है, फिर ऑपरेटिंग इनकम के साथ है। एक चीज़ में अगर आप गौर करें तो इसमें आपको, अगर आप इस पे फोकस करें तो आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी। एक चीज़ इसमें आपको टोटल एसेट नज़र आते हैं, बिकॉज़ टोटल एसेट रिप्रेजेंट योर एक एंटायर आपकी जो रिसोर्सफुलनेस उसको शो करते हैं। एक इसमें जो टर्नओवर की बात है, टर्नओवर में आप जब भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर के साथ, तो आप नेट इनकम को ले रहे होते हैं। फिर इसमें एक चीज़ आपको रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट, रिटर्न या टर्नओवर ये नज़र आएगा। तो रिटर्न जब आप देख रहे होते हैं, मे बी शायद मैं इसमें थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, टर्नओवर में आई गेस ये सेल्स होता है और रिटर्न में नेट इनकम होता है, कुछ इस किस्म की चीज़ होती है। तो आप इसको नेट इनकम के साथ, यानी कि नेट इनकम आपकी इनकम स्टेटमेंट से है, उसके साथ भी आप उसको भी आपने लिया होता है कंसिडरेशन में, और आपकी जो सेल्स हैं इनकम स्टेटमेंट में, उसको भी आपने कंसिडरेशन में लिया होता है, और आप उसको, और टोटल एसेट आपके आ जाते हैं बैलेंस शीट से। तो आप हर तरह से कवर करते हैं, फिक्स एसेट के साथ, करंट एसेट के साथ, ऑपरेटिंग एसेट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, ये आपको बैलेंस शीट से मिलती है। हर तरह से आप कवर करते हैं कि जो चीज़ें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, उनको आप देखते हैं कि क्या एसेट्स इस काबिल हैं कि वो उनको आप यूटिलाइज़ करें और आप अपनी जो सेल्स हैं उनको बढ़ा सकें। क्या सेल्स आप इस तरह से करें, आपकी इन्वेंट्री पाइलअप तो नहीं हो रही वेयर हाउस में, इसको आप देखते हैं। आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्या बन तो रही है, एसेट्स आप अच्छी यूटिलाइज़ करें, लेकिन क्या आप उसको सेल भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने में। तो अगर ये सारे रेशोज़ या इंडिकेटर्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हर एस्पेक्ट को देख के, देखो हर एक एस्पेक्ट आपको कोई एक बात बताता है। फॉर एग्जांपल अगर नेट इनकम, ये जो अगर नेट इनकम में कोई प्रॉब्लम है या नेट इनकम कम है, तो उसमें उसका जब तक आप ब्रेकअप नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से एरिया में रेड फ्लैग हाईलाइट होता है, कौन से एरिया में आपको प्रॉब्लम नज़र आती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने टोटल एसेट टर्नओवर निकाला, तो हो सकता है बाकी रेशियोज आपको पॉजिटिव साइन शो कर रही हूँ, लेकिन टोटल एसेट की सिचुएशन ठीक ना हो। तो ये हर एरिया को आपने बेसिकली पर्पस के हर रेशियो कैलकुलेट करने का ये है कि आपसे कोई एरिया मिस ना हो और हर एरिया पे आपकी नज़र हो। ये जब आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस की मैं एक अभी स्लाइड दिखाती हूँ, उसमें आपको ये चीज़ और भी क्लैरिफाई होगी कि मैं भी क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये कुछ रेशोज़ हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। नॉर्मली जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी काम भी कर रहे हैं, वो नॉर्मली जब परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी का या रिटर्न ऑन एसेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली कोई भी आप इनमें से रेशो इस्तेमाल कर लें, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ही बताएगी। तो सारी रेशो इसलिए करते हैं कि ये डुप्लीकेशन है बेसिकली रिसर्च में खासतौर पर, तो उनमें से कोई एक रेशो ले ली जाए तो वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है। तो ये बात है। फर्म परफॉर्मेंस का अगर हमें पता करना है तो आप उसकी रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करेंगे या नेट प्रॉफिट मार्जिन, कोई भी रेशियो इनमें से यू कैन चूज़। ये सब डिपेक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी को फर्म की। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप का टॉपिक ये होता है रिसर्च में कि प्रॉफिटेबिलिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन द सीमेंट सेक्टर, लेट्स सपोज। तो उसमें फिर क्या होता है कि आप ये कुछ 4-5 यहाँ से रेशियोज ले लेते हैं और उस पे उस कंपनी का डेटा उसके एनुअल रिपोर्ट से कलेक्ट करते हैं, डेटा फाइल बनाते हैं, उस पर रिग्रेशन लगाते हैं, फिर आप बताते हैं कि इस कंपनी में ये 4 डिटर्मिनेंट्स हमने प्रपोज किए थे, उनमें 3 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के टोटल एसेट भी अच्छे हैं, कंपनी की नेट इनकम भी ठीक है, लेकिन कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉब्लम है या ऑपरेटिंग एसेट में प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक इस तरह से चीज़ें आगे आगे लेवल्स पे इस तरह से चल रही होती हैं। अभी मैं तो हमारा यही काम है कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी रेशियोज़ हैं कितनी, इनका पर्पस क्या है, ये करते क्यों हैं, और इनको कैलकुलेट क्या करना है, और कैलकुलेट करके फार्मूला जो उसका है वो देख के इसका जो आंसर निकलता है, आउटकम जो आता है, उसको हमने इंटरप्रिटेशन उसकी कैसे करनी है।
एज कम्पेयर टू द लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की जो इंटरप्रिटेशन है इज़ वेरी मतलब ईजी। ओबियसली आपको पता चल जाता है, देख के ही पता चल जाता है। मैं आपको बताती हूँ, एक स्टार्ट करते हैं जब, तो आगे फिर हम देखेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन है, सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन सिंपल है, बेसिक। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, इसका हम फॉर्मूला देखते हैं पहले। उससे पहले थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, देन हम देखते हैं कि ये होता क्या है नेट प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली। अब इसमें जो आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू से यहाँ पे मुराद सेल्स है। तो या उस देखा जाता है कि एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स में से आप अपनी कितनी सेल्स की हैं और उनमें से आपका कितना प्रॉफिट बचा है। तो अभी इसका फॉर्मूला बताती हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। रेवेन्यू यहाँ पे सेल्स, रेवेन्यू से मुराद यहाँ पे सेल्स है। समटाइम्स आप अगर बैंक में देखें इस किस्म की एनुअल रिपोर्ट्स में आपको सेल्स नहीं नजर आएगी, क्योंकि बैंक इंडस्ट्री में सेल्स नहीं होती, तो इसलिए रेवेन्यू भी इसको आप कह सकते कहते हैं। तो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आप करते हैं नेट इनकम। तो इसमें आपका फॉर्मूला लेट मी एक तो मैं कंफर्म भी कर लेती हूँ, यही है। हाँ, नेट इनकम डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो इसमें आप ये देखते हैं कि कितनी आपकी जो सेल्स हैं उनमें से आपका प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कितना है, तो ये आपको पता चलता है। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे देखो, इसकी जो रेवेन्यूज़ हैं, टोटल रेवेन्यू 6,400 है, और इसकी जो नेट इनकम है वो है 4,350। तो अब मैं सिंपल आपने नेट इनकम को डिवाइड किया 6,400 से, तो आपका आंसर देखें अगर क्या है, 68% आया। उसको आपने 0.6 से हटाया, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये जो 68% आया, अभी आपको ये बता रहा है कि सेल्स में अगर 100 रुपए की सेल है तो उसमें 68, 100% सेल्स हैं तो उसमें 68% इज़ योर प्रॉफिट। तो ये इसमें ये चीज़, बाकी आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स में से इतनी शो हो रही है। अगर 100% सेल्स हैं तो 68% उनमें से आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब है ये कंपनी बहुत अच्छी और बहुत प्रॉफिटेबल है। ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये बात है बेसिकली। उसके बाद एक तो ये चीज़ है, इसमें बेसिक दो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं कि एक तो इसमें नेट इनकम है, रेवेन्यू से आप मेरी सेल्स है। आप बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि आपकी सेल्स में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन कितना है, कितने परसेंट आप प्रॉफिट ले रहे हैं, कि आप कॉस्ट पे तो नहीं, आपकी ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट भी नहीं कवर हो पा रही। तो अगर कॉस्ट भी नहीं कवर हो पा रही तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो लॉस में होगी कंपनी, वो आपको पता भी चल जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर इसमें ये बताया हुआ है कि ये परसेंटेज में भी, ऑब्वियसली परसेंटेज में कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन करना ज़्यादा ईजी होता है। जैसे अगर जो मैंने आपको ये बताया कि 68% जो है वो आपका प्रॉफिट सेल्स जो है वो कवर हो रहा है सेल्स में से, तो इसका मतलब ये आपकी जो सेल्स है 68% प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको इंटरप्रिटेशन इसकी समझ में आती है। डेसिमल में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए नॉर्मली इसको परसेंटेज में लेते हैं। वैसे डेसिमल में भी लिया जा सकता है, अगर आप 0.68 बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा वो। तो ये बात है बेसिकली, यानी यहाँ पर भी यही चीज़ कम्युनिकेट हुई है कि हाउ मच ऑफ ईच डॉलर इन रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉफिट, ये बात है। उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अ सेल, मेकिंग इट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंजर्वेटिव। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि देखो, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का आपको एक जनरल फॉर्मेट दिखाऊं, तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले आपके पास सेल्स है, और सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की, देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में आपने जो है वो माइनस किया आपने जनरल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, आपके पास EBIT आ गया। उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके EBIT आ गया। EBIT में से आपने इंटरेस्ट भी निकाला, फिर EBT है, फिर टैक्स निकाला, तो नेट इनकम आई। यानी कि इसमें आपने नेट इनकम ली है, जो कि बिल्कुल सारे एक्सपेंसेस को लेस करके जो नेट इनकम आई वो आपने यहाँ पे उठा ली। एक आगे आपको एक और भी रेशियो देखेंगे, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये नेट प्रॉफिट है ना, यानी कि बिल्कुल एंड में नेट लॉस भी हो सकता है। तो नेट लॉस होगा वो तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाता है कि नेट लॉस है। तो इस केस में तो क्लियर है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, यानी कि नेट इनकम वाली फिगर ली जा रही है। फाइनल जो है, जो नेट प्रॉफिट शो कर रही है आपका। एक रेशो होती है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी होती है, वो भी आगे ही मेंशन आपको लिस्ट में नजर आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में ये होता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर को लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं सेल्स। वो जो है वो कंजर्वेटिव फिगर नहीं है, ये कंजर्वेटिव फिगर है इसलिए क्योंकि इसमें से सारी जो प्रोबेबल कॉस्ट है आपकी निकाल दी गई है, वो माइनस करके जो, यानी कि अब जो ये अमाउंट है नेट इनकम की या नेट प्रॉफिट की, इस पर कोई और क्लेम नहीं है, ना टैक्स का, ना इंटरेस्ट का, ना और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के किसी आइटम का। तो ये इसलिए इसको बेहतर से सबर किया जाता है। ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इसके अलावा जो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन एसेट है, ये जो 3 रेशोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं आपकी रिसर्च में फर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो ये बात है, ठीक है। तो जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि उतना ही कंपनी प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। ज़ाहिर है 68% आपकी जो सेल्स है वो प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इज़ मोर प्रॉफिटेबल।
इसका मतलब ये है ना कि कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा है कि इतनी सारी कॉस्ट कवर होने के बावजूद वो 68% आपको दे रही है रिटर्न। ये बेसिकली इसका इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें। फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि देखो जैसे ऑपरेशंस इंटेंसिव बिजनेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इस किस्म के जो बिजनेसेस होते हैं उनमें ये यहाँ पे ये बताया गया है कि चूंकि उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं, जब आप एनालिसिस करें तो सिर्फ ये तो बहुत ही आसान फार्मूला है कि आपने देखा नेट इनकम डिवाइड कर दिया आपने उसको नेट सेल्स के साथ, ये तो सिंपल सी बात है। अब आपने जो एनालिसिस करते हुए जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये देखनी है कि मेरी इंडस्ट्री कौन सी है। अब इंडस्ट्री है लेट्स सपोज जैसे इसने बताई है ट्रांसपोर्टेशन है, अब इसकी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी इसकी आपको इनकम स्टेटमेंट से भी नज़र आ जाता है। तो जब इसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसका नेट इनकम ऑटोमेटिकली इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी कंपनी को जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में उसको कंपेयर करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जो कि सर्विस इंडस्ट्री है और जिसके इतनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, लेट्स सपोज नहीं है, तो फिर ये कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो आपने कंपैरिजन हमेशा ऐसे करना है जैसे फॉर एग्जांपल इसीलिए आपको कहा था कि एक इंडस्ट्री में 4 अगर मेंबर हैं एक ग्रुप के तो एक इंडस्ट्री लें, ताकि जब आप आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वो लॉजिकल होगा। अगर ऐसी आप कंपनी लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसको कंपेयर करते हैं किसी और इंडस्ट्री के साथ, तो वो फीजिबल नहीं है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होता। तो ये चीज़ देखने वाली है। इन बातों का आपने जब एनालिसिस करते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि ये बहुत ही पैथेटिक कंपनी है, ये तो दिस कंपनी इज़ अ होल मेस, ये भी एक इस तरह की जो आप इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो यू हैव टू सी कि आपने किस इंडस्ट्री का आप एनालिसिस करें। हो सकता है वो इंडस्ट्री ही इतनी वो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से वो कंपेल्ड हो कि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है, और दूसरी जो कंपनी है उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो। तो ये भी वजूहात आपने सारी इनको भी एक्सप्लोर करना है साथ साथ। ये ज़्यादा आप अपने प्रोजेक्ट में ही कर सकेंगे ऑब्वियसली, जब तक आपको एनुअल रिपोर्ट ना दी जाए आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का क्या सिचुएशन है, या कंपनी की नाम ना बताया जाए या उसकी इंडस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, तब तक तो इसकी आइडिया नहीं होता। लेकिन वैसे आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जब आप एनालिसिस करें तो ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ नंबर्स और फिगर्स को नहीं देख के डिसाइड कर देना, थोड़े से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी आपने कवर करना है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में ये जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री कौन सी है, और इसके मतलब जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके हाई होते हैं कम होते हैं, इस किस्म की बातें भी आपकी जनरल नॉलेज कॉमन सेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर देखो एसेट टर्नओवर रेशो है। एसेट टर्नओवर रेशो, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि एसेट्स पे इसका फोकस है। और टर्नओवर मैंने आपको पहले ही बताया कि टर्नओवर की जब बात आती है तो आप सेल्स को देख रहे होते हैं। सेल्स या रेवेन्यू एक ही बात है, जहाँ पे रेवेन्यू नाम आए जहाँ पे सेल्स आए एक ही बात है। तो एसेट टर्नओवर है, इसका मतलब ये है कि टोटल एसेट को आप डिवाइड कर देंगे, एवरेज को आप डिवाइड करेंगे, टोटल सेल्स को आप डिवाइड करेंगे एवरेज एसेट से, तो इसको ये आ जाता है आपका एसेट टर्नओवर। ठीक है, नेट सेल्स होती है, टोटल कैश प्लस क्रेडिट यहाँ पर आती हैं। और अगर आपके पास बिगनिंग और एंडिंग एसेट्स नहीं दिए हुए, तो जो आपके पास एसेट्स टोटल दिए हुए उनको आप कंसिडर करते हैं एज एवरेज एसेट्स। यहाँ पे एवरेज दिया जाता है नॉर्मली। तो अगर तो बिगनिंग और एंडिंग आपको स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में दिए गए हैं तो फिर आप उसको जमा करें और डिवाइड बाय 2 करते हैं, एवरेज आपने लेनी है। अगर नहीं दिए हुए तो आपने जो दिए हुए हैं उसी को आपने कंसिडर करना है कि ये एवरेज है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी कैलकुलेट होती है। अब ये बताती क्या है बेसिकली, ये आपको एफिशिएंसी बताती है कि हाउ मच योर एसेट यू कैन यूज़ योर एसेट्स। फॉर एग्जांपल देखो जैसे एक प्लांट है तो उसमें से मेरी प्रोडक्शन कितनी होगी। अगर मेरे ज़्यादा प्लांट्स हैं, मेरा एसेट है ना प्लांट मेरा, तो अगर एसेट मेरे ज़्यादा हैं या प्लांट्स मैंने ज़्यादा लगाए हैं तो ऑब्वियसली मेरी जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मेरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो इन्वेंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इन्वेंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली फिर सेल का मार्जिन बढ़ेगा, सेल भी ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये इस तरह से आपने इसको, ये आपको एफिशिएंसी बताती है कि ऐसे टर्नओवर रेशियो जितनी ज़्यादा हो ऑब्वियसली उतना ही अच्छा है। तो ये इसका बेसिकली फार्मूला है। देखें इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब इसने स्पेसिफिकली अपनी बैलेंस शीट में बताया हुआ है कि बिगनिंग एसेट्स और एंडिंग है, तो अगर इस तरह से दिया हो आपकी आपकी जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं जिस कंपनी की, तो आपने इसका एवरेज ले लेना है। ठीक है, एवरेज को जमा करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। और रेवेन्यू यहाँ पे इसका मतलब रेवेन्यू या सेल्स एक ही बात है। ठीक है, तो आपने सेल्स डिवाइड या टोटल सेल्स डिवाइड बाय आपने एवरेज करना है और आपके पास ये आ जाएगी। सपोज करो कि ये हमने एवरेज एसेट टर्नओवर रेशियो निकाली है 2.30, 1.79, 0.41। अब इसमें देखो सबसे कम इसकी है, इसकी सबसे कम है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा इसमें इशू है इसमें। लेकिन अभी मैंने कोई भी अपना वर्डिक्ट देने से पहले ये देखना है कि AT&T कंपनी और वॉलमार्ट में क्या फ़र्क है। ये एक जो है वो चेन है, जैसे स्टोर्स आउटलेट्स हैं। AT&T इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। AT&T की जो ऐसे टर्नओवर रेशियो है वो कम होने की वजह मे बी इसकी इंडस्ट्री भी हो सकती है। लेट्स सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। ये AT&T और दूसरी जो ये कंपनी है दोनों, इनकी रेशियो कम है। ठीक है, एक तो लेमैन डेफिनेशन तो इसकी ये मैं इंटरप्रिटेशन करूँगी कि ये जो कंपनी है इसकी टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम है और ठीक नहीं है ये कंपनी फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। लेकिन हमें ये देखना है कि जो आपकी
इंडस्ट्री है, जिस कंपनी जो फर्म है जिस इंडस्ट्री में वो एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है, वहाँ पे जो एसेट बेसिस हैं वो लार्ज हैं या कम है। तो ये बेसिक इसमें बात है। अच्छा, इसमें बताया हुआ है कि सिंस दीज कंपनी हैव लार्ज एसेट बेसिस इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे वुड स्लोली टर्न ओवर देयर एसेट्स थ्रू सेल्स। ये तो इसने एसेट्स की बात की। अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो उस पर वो वाली ही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि वो किस तरह से उसको इन्वेंट्री क्रिएट करेगी और फिर उसको सेल आउट करेगी। तो ये इसमें देखने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली देखो जैसे अब एटीएन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसकी तो इन्वेंट्री नहीं होगी ना, कॉमन सेंस की बात है। तो ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है इस एनालिसिस में, इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट में। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू कि किस कंपनी का एनालिसिस हो रहा है और उस वक्त उसके क्या हालात हैं, और आप जो है उसका कंपैरिजन किस रेशो की बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये बात है। अब जैसे देखो वॉलमार्ट है और एनटी है, उसको कहता है कि इस दोनों का कंपैरिजन नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि उस कंपनी उसकी इसकी जो इंडस्ट्री है इसकी नेचर डिफरेंट है, और एटी जो है इसकी ये डिफरेंट इंडस्ट्री में फॉल करती है। इन दोनों का जो टर्नओवर का कंपैरिजन अगर आप करें और आप एक को अच्छा डिक्लेयर कर दें और एक को बुरा डिक्लेयर कर दें तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये दो कंपनी एक इंडस्ट्री की हैं तो देखो इनकी रेशियोज भी करीब करीब हैं, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ वॉलमार्ट के साथ तो दैन दिस इज़ नॉट फीजिबल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं देखने वाली, इनका ख्याल रखना है। इधर इसमें भी ये यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है और यही बताया मैंने आपको। इसमें चूँकि टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उसमें ऑब्वियसली कोई इस तरह की प्रोडक्ट तो नहीं है जो इन्वेंट्री हो, तो वो जो इन्वेंट्री की एग्जांपल भी अपने दिमाग में रखनी है, और ये वाली जो लार्ज एसेट बेसिस है जिसको डायरेक्टली सेल कर सके मे बी, तो वो इस तरह की कोई चीज़ इसके पास नहीं होती, तो इसका भी आपने दिमाग में रखना है। फिर देखिए रिटर्न, अभी ये जो हमने पढ़ा था ये टर्नओवर था बेसिकली, अब ये रिटर्न है। इस रिटर्न में अब उसमें क्या फ़र्क है, इसमें हमने नेट इनकम का इस्तेमाल किया है। नेट इनकम क्या है, सारी कॉस्ट निकाल के, ये ज़्यादा कंजर्वेटिव फिगर है एज़ कम्पेयर टू द टर्नओवर। रिटर्न में हमने सिर्फ नेट इनकम लेनी है, तो लेकिन जो टर्न ओवर था उसमें मैंने नेट सेल्स ली, उसमें से कोई भी कॉस्ट निकली हुई नहीं थी, इसमें से सब कॉस्ट निकाल के अब जो सिचुएशन आएगी दैट इज़ मोर कंजर्वेटिव, यू विल गेट मोर कंजर्वेटिव फिगर कि क्या इसमें जो पोजीशन है कंपनी की। तो मैयर ये भी वही कर रही है, एसेट्स के साथ देख रहा है कि आपकी जो है कितनी कैपेबिलिटी है इनकम जनरेट करने की, मे बी आप उसको यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी है आपकी, एफिशिएंट कितनी है कंपनी, कितनी कंपनी में एबिलिटी है कि वो उन एसेट्स के थ्रू इनकम जनरेट करती है, अपने एसेट्स को यूज़ करके अर्निंग जो है वो मेंटेन करती है। उसमें वो ये बताता है कि सेल्स कितनी जनरेट होती है, लेकिन सेल्स आर नॉट द गारंटी कि आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल होगी। उसकी वजह ये है कि सेल्स तो जनरेट होगी, हो सकता है कि आपने कुछ आपकी जो इन्वेंट्री है वो पाइलअप मौजूद हो भी आपकी, आप वो सेल ना हो रही हो, वेयर हाउस में पड़ी हुई हो, तो फिर भी आप तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। लेकिन नेट इनकम में फाइनल फिगर वो आज आपके पास आ जाती है, जिसमें आप ये देखते हैं कि कितनी आपकी कंपनी की एक्चुअल सिनेरियो क्या है, वो कंजर्वेटिव फिगर आपको ये रिटर्न ऑन एसेट देता है। तो ये इसलिए नॉर्मली इसको कंसिडर किया जाता है, इसीलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंसिडर किया जाता है। तो ये जो तीन रेशोज़ हैं वो इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये बेसिक इसमें बात है, जितनी ऑब्वियसली हायर होगी उतनी बेहतर होगी रिटर्न ऑन एसेट। इसका फार्मूला देख लेते हैं। नेट इनकम को आपने टोटल एसेट से डिवाइड किया है। रिटर्न की जहाँ पे भी बात होती है तो आप नेट इनकम से उसको याद रखना है कि रिटर्न है ऑन एसेट्स है तो नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट, अगर टर्नओवर है तो फिर आप सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट रखते हैं। इन दोनों इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि देखो ये दिस इज अ मोर कंजर्वेटिव फिगर, इसमें आपने सारी कॉस्ट को लेस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग, सब टैक्स, इनकम सब आपने लेस करके जो फाइनल फिगर है उससे आप देख रहे हैं कि क्या टोटल एसेट्स में क्या कितनी अर्निंग जनरेशन की कैपेबिलिटी है, और उसमें उसको आप सिर्फ सेल से रिलेट करें। तो ये इसका फॉर्मूला है। और उसमें सिर्फ इतनी बात है, आपने जो एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि जैसे अभी आरओए है, 3 कंपनीज़ हैं, इसकी ऑब्वियसली आरओए बेहतर है, दिस कंपनी इज़ मोर प्रॉफिटेबल, लेकिन इसमें फिर वही बात है कि ये देखना है कि पहले ये क्या ये कंपनी ऐसा तो नहीं कि ये डिफरेंट इंडस्ट्री की है और ये दोनों किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये आपने इसमें ये इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसकी लिमिटेशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसके साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि आप इसको क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो हमने पहले भी देखा कि आप कभी भी वॉलमार्ट का कंपैरिजन किसी टेलीकम्युनिकेशन से नहीं कर सकते, वो एक बड़ी चेन है आउटलेट, उसको आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये सेम गोज़ विद द बैंकिंग इंडस्ट्री, उसको आप किसी फौजी फर्टिलाइजर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और आपकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद ये तो चीज़ें यहाँ तक हमने बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिसमें रिटर्न ऑन एसेट था, एसेट टर्नओवर था, आपको मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन बताया, और भी एक आध रेशो थी हमने डिस्कस की। दीज आर द क्रिटिकल रेशोज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, क्योंकि आगे फिर ड्यू पोर्ट एनालिसिस करके मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट ये चीज़ें बतानी है कि अच्छा ये रेशोज भी हैं। नॉर्मली जो बहुत मशहूर ज़माना रेशोज हैं वो यही हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, रिटर्न ऑन एसेट हो गया, एसेट टर्नओवर हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, आगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बताऊँगी, लेकिन वो इतनी मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं की जाती
हैं तो सही ऑब्वियसली, अगर आपने हर कंपोनेंट को एनालाइज करना है एज कंजर्वेटिवली तो आप हर एस्पेक्ट को उसके साथ रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वेल नोन है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं लिटरेचर में भी, वो है ROA आपकी है, ROE है, ये इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No, ma'am. Everything is clear. अब ये देखें, ये जो ड्यू-पॉइंट एनालिसिस है ना, इसमें आपको सिर्फ ये जो मैंने एक स्लाइड ऐड की है, इसके लिए मैंने इस स्लाइड में देखो ये नीचे एक लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप देखें, ये आप इसको लिंक को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। मैंने जो यहाँ पे ये स्लाइड ऐड की है और आपको बताना है, उस जो बताने का पर्पज़ है और जो चीज़ कम्युनिकेट करनी है वो ये है कि देखो, अगर आप ये देखें, ये जो एनालिसिस है ना ड्यू-पॉइंट, ये जो कंसिडर किया गया कि किसी कंपनी की तरफ से ये प्रपोज किया गया था और ये बड़ा मशहूर है और बहुत पुराना भी है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पर्पज़ इसको बनाने का सिर्फ ये है कि आप इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि आप जो ROE है, फॉर एग्जांपल ROE का फॉर्मूला बेसिकली नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू। तो वो कहते हैं कि आप ये जो नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ROE है ना, इक्विटी है, और रिटर्न से मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिटर्न की बात करेंगे तो आप नेट इनकम की बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विटी आती है। तो इसका बेसिकली ROE का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी का नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, ठीक है। अब इंस्टेड क्या आप टोटल ये ROE निकाल लें, इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी करें और आप फॉर्मूला निकालें और आपको पता चल जाएगा। फिर आप सेपरेटली जाके जो है बाकी रेशियोज अलग अलग कैलकुलेट करें। ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपको कहता है कि 3 फैक्टर्स विच आर द क्रिटिकल, अगर ये 3 वो कहता है कि अगर आप इसको और करें देखें तो ये जो एसेट टर्नओवर है उसका फॉर्मूला, आपने रेवेन्यू या सेल्स एक ही बात है और टोटल एसेट्स है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज इसकी बात करें, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो की बात करें, तो वो आपको कहता है कि एसेट को डिवाइड कर दो इक्विटी से, उसका फॉर्मूला ये। और अगर आप जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो भी हम पीछे रेशियो पढ़ के आए हैं उसका अगर फॉर्मूला देखें तो वो ये है। वो कहता है कि अगर आप इसको सॉल्व करें ना इस फॉर्मूला को, तो आपके पास एंड रिजल्ट RO इक्विटी का फॉर्मूला आता है। कैसे, जैसे देखो, ये एवरेज एसेट और ये एवरेज एसेट कैंसिल करो, ये नेट रेवेन्यू और ये रेवेन्यू से कैंसिल करें तो आपके पास नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप इस मेन आंसर को, मतलब एक होता है ना आप 1 to 10 जाते हैं, एक होता है 10 to 1, यानी कि अगर आप बैकवर्ड देखें इस फॉर्मूला को, आप मजीद इसकी डेरिवेशन करें तो आप देखेंगे कि ये पीछे जाता है 3 कंपोनेंट्स में, जिनमें एक कंपोनेंट आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो भी आता है। इन तीनों को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ROE आता है। इसको सारी स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि अगर एक कंपनी इन 3 एस्पेक्ट्स पे वर्किंग कर ले और उनको एक्सप्लोर कर ले और उनका कैलकुलेशन करके वो ये देख ले कि कंपनी इन तीनों एस्पेक्ट्स में उसकी क्या पोजीशन है, तो उसे अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उस कंपनी को किस एरिया में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये दीज 3 एस्पेक्ट्स लीड टू योर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और ROE की तरफ आपको ले अच्छी ROE अगर आपने चाहते हैं तो आप इन किसी कंपनी में अगर आप इन 3 एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपकी ROE अच्छी हो जाएगी। अगर ये 3 एस्पेक्ट्स इंडिकेटर्स अच्छे हैं, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी है, ROE अच्छी है। तो ये 3 है। फर्दर इसकी अगर आप एलेबोरेशन देखें तो इसको फर्दर 5 फैक्टर्स में भी डिवाइड किया गया है, वो भी इसका आपको मिलेगा कि उनको भी आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ROE आ जाएगा। लेकिन अभी हम इस तक ही रहेंगे। इसको बताने का मकसद ये था कि जो डू पॉइंट एनालिसिस है एक कंपनी ने जो प्रपोज किया, उसको बताने का मकसद ये था कि ये उनके मुताबिक कि अगर एक कंपनी इन 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है और वो अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ही होगी, क्योंकि ROE जो है वो अल्टीमेटली सिर्फ नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू नहीं, अगर आप उसको ब्रेक करें तो 3 एस्पेक्ट्स में मजीद ब्रेक होता है जो कि अल्टीमेटली लीड करते हैं, अगर उनको सॉल्व किया जाए तो अल्टीमेटली आपकी इक्विटी को ही बढ़ाते हैं। यानी कि ये फाइनेंशियल लीवरेज रेशो अगर किसी कंपनी की, जो अगर कंपनी ज़्यादा डेट ले रही है तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी में प्रॉब्लम हो, बिकॉज उसकी रिस्कीनेस बढ़ जाती है। अगर किसी कंपनी की एसेट मैनेजमेंट एफिशिएंसी ज़्यादा है, अच्छी है, तो उसका मतलब है अल्टीमेटली उसकी नेट इनकम ही बढ़ेगी, उसकी इक्विटी में ही फ़ायदा होगा उसको। हायर डेट लीवरेज इज़ अ कंपोनेंट ऑफ योर कैपिटल बजटिंग। आपने डेट स्ट्रक्चर देखा होगा जिसमें इक्विटी और डेब्ट होता है, तो उसमें अगर आपका डेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी इक्विटी मार्जिन बढ़ जाएगा, आपकी जो टोटल आपका कैपिटल बजटिंग है वो बढ़ जाएगी, जो रेशो है आपकी जिस फाइनेंसिंग की विद इन द कंपनी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक सी बात है इसमें, इसको बताने का मकसद सिर्फ यहीं तक है। ये इसकी कोई इस तरह से ज़रूरत इसमें नहीं है कि आप लेकिन अगर आप अपनी एनालिसिस में इसको इनकॉर्पोरेट करें और अपनी कंपनी का को इस हिसाब से इसको देखते हुए इसको अप्लाई करते हुए इवैल्यूएट करें, तो दैट विल गिव यू मोर बेटर इनसाइट कि हमारी जो कंपनी है उसकी ROE, लेट्स सपोज आपकी कंपनी की ROE कम आती है, तो बजाय इसके कि आप डिग करें और जब आप डिग करें तो आप सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को एलेबोरेट कर दें कि नेट इनकम और ये जो है इक्विटी, अगर आप उसको इन 3 कंपोनेंट्स के साथ भी लिंक करें तो दैट विल गिव यू मोर इन डेप्थ इनसाइट। और फर्दर अगर तो अब इसका एक और वर्जन भी आ चुका है जिसमें 5 कंपोनेंट जो है वो अल्टीमेटली लीड करते हैं टुवर्ड्स ROE। तो ये भी चीज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको नॉर्मली कंपनीज यूटिलाइज करती हैं, बड़े मशहूर है ये रिपोर्ट एनालिसिस।
इसकी अगर आप डेरिवेशन करें तो ये अल्टीमेटली जाएगा आरओई की तरफ। ये मेरी जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस से रिलेटेड मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है, आपको समझ में आई है? Yes, ma'am. इसको अब ये जो मैंने नीचे ये लिंक दिया हुआ है ये वाला, इसको जब इसको जाके मजीद एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको इसकी सारी एंड टू एंड सारी जो कहानी है वो आपको शुरू से 1947 से स्टार्ट होगी और आपको एंड तक समझाएगा। लेकिन अभी जो इसका की पॉइंट है वो याद रखना ये ज़रूरी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब यही नहीं है कि आपने नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी को कैलकुलेट कर लिया एंड देन यू गॉट द आंसर। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि कवर होते हैं और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस जो इस कंपनी ने दिया, वो ये कहती है कि अगर आप आरओई जो है वो इज डिपेंडेंट ऑन दीज 3 फैक्टर्स। बिकॉज देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे एसेट और ये एसेट कट के रेवेन्यू और ये रेवेन्यू अल्टीमेटली नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी बचा ना, जो कि आरओई का फॉर्मूला है। वो कंपनी ये कहती है कि आरओई किसी भी कंपनी की डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, और वो 3 फैक्टर्स ये क्या शो करते हैं? नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो कि आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बताता है, एसेट टर्नओवर आपकी एसेट मैनेजमेंट एफिशिएंसी बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो जो ये है फॉर्मूला ये आपकी को बताता है कि आपकी कंपनी का डेट सूटेबिलिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने ज़्यादा डेट लिया हुआ है तो उसका मतलब है कि उसका जो टोटल कैपिटल है, कैपिटल इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो उसका ऐसा मतलब है कि उसका जो डेट पोर्शन अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है उसका टोटल कैपिटल ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली। तो अगर कंपनी की आरओई कम है तो वो इसको अगर ब्रेक डाउन करे इन 3 एस्पेक्ट्स में और वो देखे कि किस एस्पेक्ट में काम उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, किस एस्पेक्ट में ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है ताकि वो उसको इम्प्रूव करे तो उसकी अल्टीमेटली आरओई बढ़ेगी। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम है तो वो इस एस्पेक्ट को अगर इम्प्रूव करेगी तो अल्टीमेटली आरओई उसकी बढ़ेगी। इसको ध्यान से ज़रा अच्छे तरीके से दोबारा इसको सुनना, ये इसका लिंक को भी एक्सप्लोर करना, मेरी जो मैंने भी बातें की इसको भी दोबारा सुनना तो ये आपको इंशाल्लाह अच्छा समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जब रेशो एक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पीछे नेट प्रॉफिट मार्जिन पर बताया तो मैंने डायरेक्ट एक रेशो को क्रैक किया, मैंने रेशो के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, मैंने फार्मूला बताया, एक एग्जांपल आपको दिखा दी एंड दैट्स इट। लेकिन कोई भी रेशो आइसोलेशन में तो नहीं भर करी होती ना। अगर एक रेशो से आपको प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता तो बाकी जो 10 रेशो और दिखाई हैं उनका क्या फ़ायदा। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, हर रेशो हर एस्पेक्ट को कवर करी है, नेट इनकम को करी है, नेट सेल्स को करी है, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस करी है, तो ये आगे भी डिफरेंट रेशोज आप देखेंगे। तो ये बात है इसमें। तो इस कंपनी ने स्पेसिफिकली इन 3 एस्पेक्ट्स को टारगेट किया। फर्दर इसका जो मॉडल है वो उसमें 5 एस्पेक्ट्स को कवर किया है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है। जैसे देखो ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन, अब ये मुझे कोई बता दे कि ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन में, मार्जिन तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपको आ जाएगा सेल्स में आएगा, मार्जिन में आई एम सेल्स है बिल्कुल। मार्जिन या रिटर्न हो तो आप रिटर्न हो तो नेट इनकम है, मार्जिन हो तो आपकी सेल्स है, या आपकी जो टर्नओवर हो तो भी आपकी रेवेन्यू या सेल्स ही आती है। तो ऑपरेटिंग इनकम है तो देखो इसको उसने किससे ऑपरेटिंग इनकम को किस कंपेयर किया है, इसको उसने नेट जो है वो इनकम से कंपेयर किया, नेट सेल्स से सॉरी कंपेयर किया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि वो ये देख रहा है कि आपकी नेट सेल्स के कंपैरिजन में आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो कितनी यूटिलाइज हो रही है। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो आपकी इनकम है वो कितने आपके एक्सपेंसेस आपकी कवर हो रहे हैं सेल्स में से। क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, सेल्स इतनी नहीं है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो आप अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं। जैसे आपके जनरल जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो फिर उसका मतलब है कि कंपनी को कर्व करने की ज़रूरत है। तो अगर आप और करें तो आपको हर एक एक्सपेक्ट को उन्होंने नेट इनकम के साथ कंपेयर किया हुआ है या नेट सेल्स के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो इसको बताने का मकसद ये है। ठीक है, ओबियसली अगर आपकी जो रेशो है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है डिवाइड बाय नेट सेल्स है, आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने कम होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी ये रेशो ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी। अच्छा, उसके बाद देखिए high variable operating margins are prime indicator of business risk. By same token, looking at the company's part operating expense, देखो जिस तरह मैंने भी आपको ये बताया कि किसी कंपनी की टर्नओवर जो है एसेट टर्नओवर ज़्यादा है और किसी कंपनी की कम है, तो अगर कंपनी की किसी की टर्न रेट ओवर रेशो कम थी तो मैंने आपको बताया तो उसका ये मकसद नहीं है कि कंपनी फारिग है, आपने ये देखना है कि किस इंडस्ट्री की है। क्या ऐसा तो नहीं कि उसके बहुत ज़्यादा लार्ज एसेट बेसिस हों, ज़्यादा एसेट हों और वो उसको, या ऐसी कंपनी हो जो इन्वेंट्री बनाती ही ना हो, जो सिर्फ जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे टेली कम्युनिकेशन है, उसके एसेट्स हैं लेकिन उसकी कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एसेट्स उसके जो है कन्वर्ट तो नहीं होते सेल्स में, तो इसलिए टाइम दे टेक टाइम टू कन्वर्ट इनटू जो है वो इनटू सेल्स, और सब मोर लेस होते भी नहीं है।
उनकी तो सेल्स, उनकी जो रेवेन्यू है, उनकी सोर्सेज डिफरेंट है, तो फिर इस केस में इसकी जो एसेट टर्नओवर है वो कम आएगा। लेकिन सेम गोज विद दिस रेशियो एज वेल। अब एक कंपनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। नॉर्मली जो एसेट्स वाली कंपनीज होती है ना, जो प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से उसकी नेचर ऑफ कंपनी की वजह से, या जिस इंडस्ट्री में वो प्रिवेल करी है उस वजह से उसकी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कम हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हों। तो इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। इन चीज़ें, ये सब बातों को देख के आपने जो भी प्रेडिक्शन देनी है वो देखिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल आपने जो फार्मूला हमें हमने पर देखा कि ऑपरेटिंग इनकम है ईबीआईटी, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, जब मैं ऑपरेटिंग इनकम कहती हूँ दैट मींस ईबीआईटी को डिवाइड किया मैंने नेट सेल्स के साथ और मल्टीप्लाई किया 100, तो लेट्स सपोज मेरा आंसर आता है 40%। तो इसका मतलब है कि 40% जो है वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कवर हो रहा है फ्रॉम आउट ऑफ माई जो है सेल्स में से। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को कोशिश करनी चाहिए अपने सप्लायर से, या जो जो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग जो हमारी एक्सपेंसेस हैं उनमें कवर हो रही हैं चीज़ें, उसमें हमें नेगोशिएट करने की ज़रूरत है उन लोगों से जिन से वो मुतल्लिका हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल हो सकता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकता है जो आइटम्स आपकी उस कैटेगरी में फॉल करें उनको हमें रीलुक करने की, रिविजिट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर्स की से ही बात करने की ज़रूरत हो, जो जिससे वो रिलेवेंट आपका एक्सपेंस आ रहा है उसको आपको देखने की ज़रूरत है। चलो एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बैलेंस शीट, उसको फिर देख के आपको बेहतर आइडिया होगा। शेयर एक मिनट। जैसे एक शेयर करती हूँ आपके साथ, होंडा की आप शेयर करते हैं। Let's see. प्रॉफिट एंड लॉस में शायद किया है 129 पेज में। ये तो आपकी बैलेंस शीट आ गई है और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? स्क्रीन शेयर नो हो रही मैम। है? अब देखो, अब शेयर हो रही है। मैम तो ये देखो, यस मैम। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट आ गई। ये है जनाब होंडा कंपनी है, उसकी एटलस होंडा की इनकम स्टेटमेंट है 2019 और 2020 की। सेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली इसकी इनकी प्रोडक्ट दे सेल दे प्रोडक्ट। अब अगर लेट्स सपोज मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? नेट प्रॉफिट मार्जिन में मुझे चाहिए नेट इनकम। तो ये दिस इज टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। नेट इनकम बेसिकली दिस इज माय प्रॉफिट। अगर कंपनी लॉस में होती है, यानी कि उसकी सेल्स कम और उसकी सारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे माइनस फिगर होती है, तो वो नेट लॉस होता। तो ये दिस इज द नेट इनकम। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है, अभी हमने जो स्टडी किया वो है आपका नेट इनकम डिवाइड बाय नेट सेल्स है। आई थिंक एक मिनट, उसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो ये देखो, नेट इनकम आपने यहाँ से ली 30555282। ज़रा कैलकुलेट करो इसको, इसको देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 30555282 और डिवाइड करें इसे आप 84775972। देखिए क्या आंसर आता है। देखो ज़रा, कर रहा है कोई? मैम दोबारा बताएं। ये जो देखो, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये बेसिकली दिस इज द नेट इनकम। यहाँ पे कभी समटाइम्स स्ट्रेट अवे नहीं लिखा होता, लेकिन ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सी बात है कि सारे एक्सपेंसेस को लेस किया आपने और एंड में आपके पास ये जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, दिस इज योर नेट इनकम। यानी कि सारी जो एक्सपेंसेस है माइनस करने के बाद दिस इज नेट इनकम या प्रॉफिट है आपका। तो ये 30555282 है, डिवाइडेड बाय सेल्स करें 84775972। तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। मैम 3.6 आ रहा है। 3.6 आ रहा है। और इसका अब ये इसके जो पिछले साल का करें 2019 का, क्योंकि देखो अब इससे तो मुझे नहीं पता कि मैं नहीं कुछ कह सकती कि ज़्यादा है, कम है, अच्छा है, बुरा है। आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें। अब ये जो 3191 है, इसको 088 को डिवाइड करें 82412548 से।
ये आता है आपका मैम 3.8 से होने आ रहा है। इसका मतलब है कि इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है डिफरेंस, लेकिन एक चीज़ देखें कि ये डिक्लाइन है, आपको नज़र आ रहा है कि पिछले साल 3.8 था, अभी मैं आपने मुझे बताया कि 3.6 है, ऐसा ही है। यस मैम। इसका मतलब ये है कि ये डिक्लाइन। अब देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन से मुझे ये तो पता चल गया कि पिछले साल से कम है, लेकिन अब इसमें क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से ये कम था, क्या वजह हो सकती है, वो अब मुझे तभी पता चलेगा जब मैं बाकी ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करूंगी। अब अगर लेट्स सपोज जैसे मैं अभी ऑपरेटिंग रेशियो बता रही थी, तो अगर वो मैंने कैलकुलेट करनी है तो कैसे पता चलेगी? वो बेसिकली EBIT डिवाइड बाय नेट सेल्स होती है। अब EBIT क्या है? EBIT आपकी ये है प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है ना, प्रॉफिट फाइनेंस कोड नहीं, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज योर EBIT। जब EBIT आप निकालेंगे तो ये आपकी बेसिकली ये आपकी EBIT है। EBIT डिवाइड बाय आप नेट सेल्स करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग, फिर आपको ये देखना है कि अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नहीं बढ़े। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हमने निकाले तो वो तो ठीक चल रहे थे, वो तो बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज़्यादा ही हुआ है। उसके बाद आप डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, कि किस वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई है। एग्जैक्टली आपको तब पता चलेगा जब आप 1 बाय 1 ये जो रेशियोज हैं आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो अभी एक आगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की जो रेशियो अभी मैं आपको बतानी है, वो आप ग्रॉस प्रॉफिट इसको आप डिवाइड कर देंगे नेट सेल्स के साथ, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगी। अभी जैसे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपने डिवाइड किया इसके साथ, तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आ गई, मार्जिन आ गई। उसके बाद आप इसको ये जो आपने टोटल और नेट इनकम है इसको डिवाइड किया सेल्स के साथ, तो आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया। जहाँ तक एसेट्स की बात है तो ओबियसली वो तो रिलेट करिए आपकी बैलेंस शीट के साथ ना। एसेट की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी यहाँ बैलेंस शीट से। ये देखिए यहाँ पर ये टोटल एसेट्स आपको ये बताए हुए हैं, तो एसेट्स की इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ से मिलेगी, वो तो अलग एक कंपैरिजन है, इसका आप देख रहे हैं। लेकिन जो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने डिस्कस की है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन एसेट तो खैर वो भी उधर से मिलेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला भी उधर से मिलेगा। लेकिन ये जो कुछ फार्मूला जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली, थोड़ा सा मतलब हर एस्पेक्ट को कवर करने के लिए उन्होंने इतनी सारी रेशियो बनाई है, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम जो चीज़ें देख रहे थे, हमने अभी मैंने आपको बताया अबाउट ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन के बारे में बताया। उसके बाद इसी तरह से गोज विद द ऑपरेटिंग एसेट टर्नओवर। इसमें आप क्या देखते हैं, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स देख रहे होते हैं, और आपके पास नेट सेल्स हैं। तो ये इसी तरह आपके पास ऑपरेटिंग एसेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ऑपरेटिंग एसेट्स आपको वहाँ से बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उधर से ही मिलेगी हमेशा, बैलेंस शीट से। तो ये बात है। अब सेल्स टू फिक्स एसेट रेशो है, ये भी हो सकती है। फिक्स एसेट रेशो देखते हैं कि वो कितना पोर्शन कवर करते हैं सेल्स का। इसी तरह आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपको उधर से मिलती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको लाइबिलिटी से मिलती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से। उसको आप देखते हैं डिवाइड करते हैं रिटर्न से, रिटर्न यानी कि नेट इनकम। तो फिर आप देखते हैं कि कितने % आपकी जो नेट इनकम है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है। इनकम अर्न्ड ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल, ये आप देखते हैं आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट आपको कितनी जो इनकम है वो आप मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम है वो आपको इधर से पता चलती है, परसेंटेज पता चलती है कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कितनी इनकम अर्न हो रही है। यानी कि बेसिकली हर रेशो हर एस्पेक्ट को टारगेट कर रही है और उसके बारे में आपको बता रही है। फिर आप उसको समटाइम्स आप उसको सेल्स के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, समटाइम्स आप उसको इन नेट इनकम के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। सेल्स के साथ जब आप देखते हैं तो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर नज़र आती है। इनकम के साथ आप देखते हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा कंजर्वेटिव पिक्चर नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि इनकम जब नेट इनकम कैलकुलेट की जाती है तो उसमें से सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है, तो फिर आपके पास नेट इनकम की फिगर आती है। अदरवाइज तो नेट इनकम में से अगर अपने एक्सपेंसेस CGS ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टैक्स और इंटरेस्ट आपने लेस ना किया हो तो वो सेल्स ही है ना फिर। तो ये बात है। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी हमने ड्यू पॉइंट में पढ़ा, एंड दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया आपकी बैलेंस शीट या जो सॉरी इनकम स्टेटमेंट में जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो है। तो बेसिकली पर्पस इस प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का कंपनी की में अगर लेट्स सपोज डिप आ रही है प्रॉफिट में, जैसे भी आपने इस कंपनी का ही देखा कि 3.6 था पिछले साल, 3.8% था। तो इसमें बात यह है कि व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द रीज़न बेसिकली बिहाइंड द डिक्रीज। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से, क्या फिक्स एसेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्या इसके जो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई इशू है। हर एक्सपेक्ट को कवर किया हुआ है कि हर एक रेशो ने, जो आपको बताती है कि आपको मकसद इन सारी रेशोज का ये है कि आपको वो एरिया, वो जो कहते हैं ना प्रॉब्लम एरिया आप आइडेंटिफाई कर लें जो कि कॉज कर रहा है आपकी प्रॉफिट डिक्लाइन को। तो ये जब आप रेशो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर तो आप सारी रेशोज को कैलकुलेट करते हैं,
लेकिन जब आप रिसर्च में काम कर रहे होते हैं तो फिर रिसर्च में एक रेशो से ही आप जनरलाइज कर देते हैं सारी सारी बात। उसमें एक ही रेशो काफ़ी होती है नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट में से कोई एक भी ले लो तो काम चल जाता है। और ये आप जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में दीज आर द मैक्सिमम जो रेशियोज थी जो हमने कवर की। नॉर्मली एसेट्स, आपका एसेट का जो पोर्शन होता है वो आपकी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टुवर्ड्स योर प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसलिए उनको हम बैलेंस शीट से कंसीडर करते हैं, और इक्विटी का पार्ट। तो ये बात है बेसिकली, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। नॉर्मली तो ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको आसानी से मिल जाएंगी, आपने बस ये देखना है। देखो ये भी पता चल जाएगा कि लेट्स सपोज आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन की फिगर आई, जैसे 68% इस केस में आई थी जो मैंने एग्जांपल दिखाई, तो आपको पता चल गया कि 68% जो है वो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है यू आर गेटिंग फ्रॉम द सेल्स। ये भी बात आसान है। मसला ये होता है कि जब व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अगर लेट्स सपोज जैसे ये इसी एग्जांपल में ले लो, अगर एक डिप आ रही है तो आपने जो रीज़न डायग्नोसिस करना है ना, दैट इज़ द थिंग जो कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली है, और अपना एनालिसिस, ताकि आपकी जजमेंट तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपको उन चीज़ों का पता होगा डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। यू हैव टू सी द थिंग्स। तो अभी तो ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस सिंपल आप देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट रेशियोज हैं। हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मसला हो सकता है ऑपरेटिंग इनकम में मसला हो सकता है आपके टैक्स में ज़्यादा कमी हो गई हो सकता है इंटरेस्ट की वजह से, हो सकता है टोटल एसेट की वजह से कुछ मसला हो जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं। जब आप सारी आपके सामने एकदम से मतलब सारी रेशोज रख दी जाएँ, लिक्विडिटी की भी रख दी जाए, लॉन्ग टर्म डेट की भी रख दी जाए, आपके पास सॉल्वेंसी रेशोज भी रख दी जाएँ, आपके पास लिक्विड प्रॉफिटेबिलिटी भी रख दी जाए, देन अगर आपको ये कहा जाए कि आप ये वजह तलाश करें कि व्हाट इज़ द रीज़न कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो दैट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज़ यू हैव टू सी ऑल अदर कैटेगरीज एज़ वेल। फिर उन सबको भी एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ है। इस तरह भी होता है कि समटाइम्स आपको मिक्स एक रेशियो दे दी जाती है। ये भी एक हमें जब भी अगले 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे कि अगर आपको कैलकुलेटेड रेशियोज़ कुछ 5-6 दे दी जाएँ और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करो इस कंपनी की में क्या मसला है, डायग्नोज़ करें, तो आप किस तरह से उसको डिकोड करेंगे। एक तो ये है ना कि अभी आप कैलकुलेशन करके एक आंसर तक जाने की कोशिश करें, कि जैसे अभी आपके सामने ये जो बैलेंस शीट होंडा की आपने देखी, उसमें आपको ये बताया कि 3.6 हो गया है, पहले 3.8 था। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसे मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे। आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा है, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, आप ऑपरेटिंग इनकम के साथ देखेंगे, आप रिटर्न ऑन जो है वो इन्वेस्टमेंट देख लें, आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें, आप एसेट्स रिटर्न ऑन एसेट्स देख लें, एसेट टर्नओवर देख लें। ये डिफरेंट रेशियोज आप कैलकुलेट करके आप देखेंगे कि किस एस्पेक्ट में, किस हेड में प्रॉब्लम है, फिर उसको आप देखेंगे और उसको रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको रेशो कैलकुलेट की भी दे दी मैंने, वो बता दिया कि ये दिस इज़ द रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी की, अब आप देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, देन यू हैव टू डीकोड इट, रिवर्स आपने जाना है, आपने देखना है कि किस तरह से क्या डिफरेंट रेशियोज क्या बता रही हैं, उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है। ये आप तभी कर सकेंगे, ऑब्वियसली आपको पहले तो सिखाया जाएगा, सिखाऊंगी, उसके बाद ही आपसे कहूँगी, लेकिन ये आप तभी कर सकेंगे जब आप इन रेशियो से फेमिलियर होंगे। इनको थोड़ा सा देखें, इनकी इंटरप्रिटेशन और इनकी जो पीछे बैक एंड फिलोसफी है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्योंकि रेशो मैंने पहले भी कहा था और दोबारा भी यही कह रही हूँ कि रेशो कैलकुलेशन इज़ नॉट अ बिग डील। जो अक्लमंदी है और जो वाइजनेस है और जो स्किल है वो इसमें ये है कि यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग जजमेंट आप तब करेंगे जब आपको डिफरेंट चीज़ों का आइडिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेशियोज आप कैलकुलेट कर दें लेकिन आप इंडस्ट्री एस्पेक्ट का ख्याल ना रखें, तो वो आपका जो एनालिसिस है वो फ्यूटाइल है। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है और ध्यान से इसका एनालिसिस करना है अपनी अपनी जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट की हुई है उस पर, ठीक है। और इसमें अगर कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैंने आपका सबमिट इसलिए अभी असाइनमेंट आपको बताई थी कि मैंने अपलोड कर दी है, उसकी वजह ये है कि आपने जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो कहीं ना कहीं सबमिट तो करना है ना, तो उसके लिए स्लॉट मैंने बेसिकली उधर जनरेट की थी। ये वही चीज़ है जो आपको पहले बताई हुई और आप कर भी रहे हैं। कॉमन साइज एनालिसिस होगा, उसमें लिक्विडिटी एनालिसिस होगा, अभी आप प्रॉफिटेबिलिटी कर लेंगे, और एक दो और हैं बेसिकली बस। और आखिर में वो जो एक सवाल है जिसमें सारी रेशोज आपको दे दी जाएंगी, और मतलब सारी से मुराद इतनी निटी ग्रिटी में नहीं, मेन जो रेशो होती है एक दो में भी हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी से एक दो, लिक्विडिटी से, और फिर आपको कहा जाएगा कि आप इसका डायग्नोसिस करें। तो ओबियसली पहले मैं आपको सिखाऊंगी, देन ही आपको करने को कहूँगी, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो बेसिकली एक फाइनल वो है एक्टिविटी होगी हमारी इंशाल्लाह। तो ये बात है। तो अभी कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर दैट्स ऑल फॉर एक्सक्यूज मी टुडे। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है, इसकी स्टार्टिंग में जो हम लोगों को वो रेशियो एनालिसिस दिया होता है करंट रेशो का
या बाकी जो एनालिसिस वगैरह, रेशियो एनालिसिस की बात कर रही हूँ, वो जो उनकी वैल्यूज दी होती है एनुअल रिपोर्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वो जो हम कैलकुलेट करेंगे उनके साथ उनका मैच करना जरूरी है, क्योंकि मैंने एक अद किया तो वो उनके साथ मैच नहीं कर रही। होना तो चाहिए। देखो इस साल की उसने अगर कैलकुलेट की है और इसी साल का आप भी करी है तो फिर होना चाहिए ना। ये तो कोई रीज़न नहीं है कि नहीं हो रही, होनी चाहिए। आप तो देखिए बेसिकली आप उसने तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आप बेसिकली प्रोसेस से गुजर रही हैं। आप देख रही है कि वो कैसे उसने निकाली रेशो। हो सकता है आपने कुछ गलती की हो सकता है उसने कुछ गड़बड़ की हो सही। सकता है ना। तो ये अगर लेट्स सपोज आपने 2020 की कैलकुलेशन की है, उसने भी 2020 की कैलकुलेशन की है, तो फिर तो सेम होनी चाहिए ना। फिर देयर इज नो रीजन नहीं नजर आती है लॉजिकल कि नहीं है सेम। फिर इसका मतलब है कि कुछ आप गलती कर रही है, या समटाइम्स उस तरफ से भी गलती हो सकती है। ये भी देखने में चीजें आती हैं। कुछ कंपनीज में ऐसे होता है। ठीक। एक दफ़ा ऐसा हुआ ठीक। था, मैंने एक ये सब्जेक्ट में पहले भी पढ़ा रही थी किसी एक ग्रुप को, इसी तरह एक सेक्शन को। तो मैंने पेपर में एक इसी तरह स्टेटमेंट एक दे दी उनको, किसी कंपनी की, एजीएल नाम था मेरे ख्याल से इस कंपनी का। तो वो कंपनी में कैन यू इमेजिन कि वो बैलेंस शीट की टोटली गलत थी। तो ये भी होता है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। वो ओके फिर मैम। जब उन्होंने सॉल्व किया तो उसमें प्रॉब्लम था, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप फेस वैल्यू पे ले लें। ऑब्वियसली हमने बैलेंस शीट तो नहीं बनानी थी, हमने तो उधर से वैल्यूज पिक करनी थी। तो वो पेपर तो उन्होंने सॉल्व कर लिया, लेकिन वो फिर ये चीज़ तब हाईलाइट हुई कि देखें कि बैलेंस शीट गलत है। तो वो थी वाकई में ऐसी थी। तो ये बात है। तो ऐसा हो जाता है। तो यू हैव टू सी द थिंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी तरफ से क्योंकि ऑब्वियसली यू आर लर्निंग एज वेल, आप भी सीख रही हैं ना, पहली दफ़ा कर रही हैं। और हो सकता है आपकी तरफ से भी गलती के चांस हो सकता है, और वो उधर उस साइड से भी हो सकता है। तो बोथ थिंग्स आर मतलब हो सकती हैं, लॉजिकल है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके एंड से अपने एहतियातन अपना एनालिसिस करना है ताकि गलती ना हो। कोई चीज़ अगर कोई कंफ्यूज कर रही है या कोई आइटम में समझ नहीं आ रही, तो आप उसको पहले तो फुट नोट्स में एक्सप्लोर करें, और मुझसे भी डिस्कस कर सकती हैं, आप मुझसे भी पूछ लें। समटाइम्स हो जाता है एक्सक्यूज ऐसा। मैम, जी मैम वो जो लिक्विडिटी रेशियो में मैम आपने करवाए थे, जैसे इन्वेंट्री टर्न ओवर करवाया था और फिर आपने कहा था कि उसको डे सेल्स इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड तो मैम करना है आपने मेरा कहा ख्याल है, डिवाइड मेरा ख्याल है करने का था आई थिंक। मैम मल्टी मतलब जैसे कि मैम पहले इन्वेंट्री टर्न ओवर निकाला है ना, फिर उसको हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे डे सेल्स इन्वेंट्री से। इसको कंफर्म कर लेना शायद। मैं मतलब एक दफ़ा इसको चेक कर लेना। मेरा ख्याल ये है कि डे से 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर होगा। चेक कर लेना इसको किसी बुक से या इंटरनेट से चेक कर लेना, ओके मैम। तो कंफर्म कर मैम मैंने लेना। आपसे यस मैम, तो मैंने आपसे कंफर्म करना था कि जो नंबर ऑफ डेज आपने बोला था कि वो आप मतलब अंदर दिए होंगे, लेकिन मैम जो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया उसमें तो मैम डेज मतलब उन्होंने नहीं दिए हुए कि इतने डेज में आपकी जो वो टर्न इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो कवर हुई है फिर आप या होनी है। अगर आप खुद अपने एनालिसिस के लिए कर ली है तो कर रही हैं, तो फिर आप अज्यूम कर लें उसको। वैसे नॉर्मली 365 ही ले लेते हैं। ये बता नॉर्मली ये चीज़ कम्युनिकेट की जाती है। समटाइम्स देखें, अब आप एनुअली कर रही हैं तो आप 365 लेंगी। आप क्वार्टरली एनालिसिस करना चाह रही हैं तो आप फिर क्वार्टर के हिसाब से वो जो डेज बनते हैं वो कैलकुलेट कर लेंगी। अगर आप बायनुअली लेना चाह रही हैं तो 6 मंथ्स को आप काउंट कर लें कि कितने डेज बनते हैं। तो ये तो डिपेंड करा होता है। लेकिन अभी चूंकि स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड जो इम्तिहानों में भी जब ये सवाल आता है और जो इन्वेंट्री आती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अब उसको ईयरली ही ले लेते हैं, एनुअली ही लेते हैं। तो अगर आप आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स और आप एनुअली डिसाइड करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो फिर कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ यस मैम डिसाइड करके एनुअल एक चीज़ करते हैं। रखें। किताबों में भी आपको एनुअली ही नजर आएगा। लेकिन ये बताने उस वक्त बताने का पर्पस ये था कि ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि 365 लिख दिया है तो ये अब देखो ये मेरे पे भी डिपेंड करता है कि अगर ऐसा हो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। मैं अगर इन्वेस्टर हूँ, मुझे कंपनी के बारे में जानना है, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ तो मुझे तो अभी करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो फिर मैं उसको क्या वेट करूँगी पूरे साल का? तो मैं उसकी मंथली इन्वेंट्री टर्नओवर भी निकाल सकती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी कंपनी की क्या सिचुएशन हो सकता है। कोई कंपनी न्यू भी हो सकती है। कुछ कंपनीज हैं ये तो बहुत पुरानी है ना, उनकी तो रेपुटेशन है और एक उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई होती है। अगर कोई न्यू स्टार्टअप है, मैंने उसमें इन्वेस्ट करना है, तो मैं फिर पूरे साल की तो नहीं निकाल सकती, या अगर निकाला ना भी चाहूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं मंथली निकाल सकती हूँ, क्वार्टरली निकाल सकती हूँ, बायनुअली निकाल सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस पर्सपेक्टिव। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और जहाँ तक इस सब्जेक्ट का सवाल है, आप इसको एनुअली ही रखें। ओके मैम। वो स्टैंडर्ड है ना, यानी उसको इंटरप्रिटेशन उसकी करना आसान रहेगा आपके लिए।
ओके मैम, मतलब कि मैम 365 डेज का ले लें। हाँ 365 ले लें। और सेकंड मैम, जो अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर का जो फार्मूला है उसमें नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स है, तो मैम जब हम जैसे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स निकालेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जी एवरेज के लिए अगर अगर उसने बैलेंस शीट में बिगिनिंग और एंडिंग मेंशन किया है देन यू आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम और आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अगर नहीं कुछ भी मेंशन किया हुआ बिगिनिंग और एंडिंग स्पेसिफिकली नहीं मेंशन तो उन्हीं एसेट्स को आप कंसीडर करेंगी, उन्हीं अकाउंट रिसीवेबल्स को आप कंसीडर करेंगी एज अ एवरेज कंसीडर करेंगी। लेकिन मैम अभी तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में तो मतलब 2 से डिवाइड करवाया है, वो जब टोटल एसेट्स को हम डिवाइड कर रहे थे, बिगिनिंग एसेट्स प्लस एंडिंग एसेट्स। हाँ ना, तो देखो उसमें दिया है ना, बिगिनिंग अलग दिया है, एंडिंग अलग दिया है। ओके ये मैम। मेंशन होगा ना आपकी एनुअल जो एसेट्स की लेट्स सपोज बात है, तो एसेट में बैलेंस शीट में बिगिनिंग भी दिया होगा और एंडिंग अलग 2 फिगर्स दी होंगी। लेकिन अगर आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें एक ही फिगर दिया है तो आपको क्या पता कि वो बिगिनिंग है या एंडिंग है, तो फिर आप उसे एंडिंग ही अज्यूम करेंगे, एवरेज ही अज्यूम करेंगे फिर। ओके मैम। Excuse me, ma'am. जी जी Ma'am, अगर